हे गाइस, मेरा नाम है पूर्वी अरोड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। अभी इस टाइम पे ना मुझे टीसीएस में एज अ सिस्टम्स इंजीनियर काम करते ना लगभग 1.5 ईयर्स हो चुके हुए हैं एंड मैंने जो अपना करियर है ना स्टार्ट किया था एज अ डिजिटल कैंडिडेट इन टीसीएस। तो इस वीडियो में ना मैं आपके साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। बट अब इंटरव्यू के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीसीएस का जो एनक्यूटी एग्जाम होता है ना डिजिटल के लिए एंड कोडविटा, इन दोनों के थ्रू मुझे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। बट जो एनक्यूटी का इंटरव्यू था उससे 3-4 दिन पहले ही मुझे कोडविटा के थ्रू डिजिटल का ऑफर लेटर आ गया था, तो इसलिए मैंने सिर्फ कोडविटा वाला इंटरव्यू दिया था, एनक्यूटी वाला नहीं दिया था। तो इसके कारण हो सकता है कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ना बाकियों से थोड़ा सा अलग हो जाए, बट जो बेसिक चीज़ें रहने वाली है ना वो टीसीएस के इंटरव्यू के लिए सेम रहने वाली हैं। एंड अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोडविटा के लिए इंटरव्यू से शॉर्टलिस्ट होते हो ना, तो आपके पास चांस है कि आपको डिजिटल रोल और निंजा रोल इन दोनों में से कोई भी मिल सकता है। ये आपके इंटरव्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चंस के ऊपर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू के बारे में। अब जो क्वेश्चंस मुझे लोग कॉमनली पूछते हैं ना वो ये हैं कि क्या आप 3-4 क्वेश्चंस करो तो आपका पक्का है कि आपको डिजिटल मिल जाएगी, ऐसा कुछ है या नहीं। तो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो भी आपका चांस है कि आपको डिजिटल मिल जाए, एंड अगर आप 3-4 क्वेश्चन कर रहे हो तो भी चांस है कि आपको निंजा रोल मिल जाए। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ये चीज़ आपके जो इंटरव्यू है ना उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका इंटरव्यू कैसे होता है। अब एक चीज़ जो है कोडविटा के रिगार्डिंग जो बहुत कम लोगों को पता है, एंड ये मैंने देखी है मेरे साथ बैचमेट्स के साथ होते हुए, वो ये है कि अब जैसे कोडविटा स्टार्ट होता है तो उसकी बहुत बड़ी विंडो रहती है। तो अगर आप अर्ली वाली जो विंडो है ना उसके अंदर अपना अटेम्प्ट दे देते हो ना रेदर देन एंड वाली विंडो, अगर आप स्टार्टिंग वाली विंडो में ही एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो एंड एंड वाली विंडो में भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपका रैंक अगर आपने पहले किया है ना तो रैंक आपका बेटर होगा एंड ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप शॉर्टलिस्ट होते हो इंटरव्यू के लिए। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने बैचमेट के साथ देखी है जिन्होंने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड जिन्होंने एंड में 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे सेम क्वेश्चंस, वो एंड वाले सिलेक्ट ही नहीं हुए इंटरव्यू के लिए। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग वाले पार्ट में क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना। अब जो दूसरी चीज़ है ना वो ये कि लोग बहुत आजकल 30 मार खान है, टेलीग्राम पे आंसर्स आते हैं एंड टेलीग्राम से आंसर खरीद लिए, बाहर से किसी से हेल्प ले ली, चलो अभी हमने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, हमारा तो काम डन। तो भाई ये हरकत मत करना, वहाँ पे पकड़े जाओगे। एक तो प्लेजरिज्म का पंगा पड़ जाएगा, प्लेजरिज्म पड़ा तो आपके हाथ निंजा भी गई। एंड दूसरी चीज़ वहाँ पे ना सब दिखता है कि आपने कॉपी पेस्ट किया, आपने कितनी बार डीबग किया, आपने कितनी बार रन किया, सबमिट किया, ये सब वहाँ पे दिखता है। तो अगर आप कुछ ऐसी हरकत कर रहे हो पकड़े जाओगे। एंड सेकेंडली जो इंटरव्यूअर्स हैं ना उन्होंने हज़ारों बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए हैं एंड उन्हें दिख जाएगा कि अगर आप उनमें कॉपी करने वालों में से हो, एंड वहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, नकल जो है ना वो भी अकल से होती है, तो सोच समझ के करना। तो अब मैं शुरू करता हूँ अपने इंटरव्यू के साथ। तो मेरा सबसे पहला जो पैनल था ना वो टेक्निकल एंड मैनेजमेंट वाला पैनल था। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा कि मेरा कोडविटा में परफॉर्मेंस कैसी रही, मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि मैंने 3rd क्वेश्चन सॉल्व करने का अटैम्प्ट किया था, उसमें मेरा टाइम से रिलेटेड इशू आ रहा था, इसके कारण मैं वो सबमिट नहीं कर पाया, बट उसमें मेरा लॉजिक बन गया था। तो इसके बाद मुझे रिटर्न में क्वेश्चन आया कि क्या मैंने वो क्वेश्चन बाद में ट्राई किया कि उसको मैं और इम्प्रूव कर सकूं। तो यहाँ पे ना आपको जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको वो काम करना जो 99% लोग अपने इंटरव्यू में करते हैं, वो है बुलशिट करना। तो यहाँ पे मैंने भी झूठ बोल दिया, चाहे मैंने वो क्वेश्चन को दोबारा देखा भी नहीं था, बट मैंने झूठ बोल दिया। हाँ, मैंने वो क्वेश्चन को देखा, उसके बाद मुझे लगा कि ये वाली चीज़ जो है अगर मैं इसको ऐसे करता तो मेरा कोड सबमिट हो जाना था, मेरा कोड फास्ट हो जाना था, वगैरह वगैरह। ऐसे वहाँ पे बुलशिट कर दो तो वो लोग इंप्रेस हो जाएंगे। बट हाँ, वहाँ पे गलती से यही चीज़ मत बोल देना कि भाई मैंने तो देखा नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद वो लोग आपसे ना एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो उन्होंने ना जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें से एक क्वेश्चन का मुझे नाम बता दिया और बोला कि भाई इसका कोड लिख के दे पेपर पेन पे। तो मैंने वो क्वेश्चन जो मुझे था एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं थी, तो मैंने उन्हें जो मुझे स्टेटमेंट याद थी ना मैंने उसके हिसाब से कोड लिख के बता दिया कि ये स्टेटमेंट थी एंड मैंने ये क्वेश्चन कर दिया। तो उन्होंने पहले तो कोड एनालाइज करा कि कोड सही है, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि स्टेटमेंट जो थी ना वो अलग थी थोड़ी, वो मतलब मैथमेटिकल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जो सॉल्व किया ना वो एक्चुअल थोड़ी सी अलग चीज़ है जो क्वेश्चन से। तो फिर उन्होंने मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताई, मैंने उसके हिसाब से अपने कोड को 1-2 मिनट लगा के चेंज किया एंड वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे ना अननोइंगली ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल रही कि उन्होंने ये चीज़ से काफ़ी इंप्रेस रही कि मैंने जो स्टेटमेंट पहले कोई और समझी थी, यानी कि रिक्वायरमेंट बदलने के बाद भी ना मुझे सारा कोड दोबारा रीराइट नहीं करना पड़ा। मैंने बीच में से थोड़े से सेगमेंट्स चेंज करके ना रिक्वायरमेंट चेंज होने के बावजूद सही कोड लिख दिया। तो ये चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल रही।
अब इसके बाद ना आपसे रिज्यूमे के बारे में पूछेंगे। तब रिज्यूमे के बारे में जब आपको बात करनी है ना, मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूँ, मुझे एक मेरे प्रो कोडर दोस्त ने सिखाई थी। तो ये कि आपको ना इंटरव्यू को आपका रिज्यूमे लीड नहीं करने देना, आपको खुद को लीड करना है। आपको इंटरव्यू को लेके जाना है कि भाई मेरे को इस बारे में पूछ। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये देखो आप, मेरा ये रिज्यूमे है, ठीक है। तो इंटरव्यू ने जब मेरा ये रिज्यूमे देखा और उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा चलो अपने बारे में बताओ, अपने स्किल्स एंड ऑल के बारे में, तो मैंने उन्हें बताई कि भाई मुझे ये चीज़ें आती हैं। एंड उसके साथ ना मैंने ये ट्रिक लगाई कि मैंने उन्हें बता दिया मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि मैं ना उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर लेके जाना चाहता था और मुझे पता था कि मेरा डीएस और प्रोजेक्ट्स ही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड टीसीएस एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, यहाँ पे आपका डीएसए मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो यहाँ पे मैंने सीधा उन्हें बताया कि ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एंड मैंने एक व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया है यूट्यूब पे सर्च करने के लिए एंड ये लाइव है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ डेमो आप चाहो तो ये चीज़ ना मैंने एक पिछले इंटरव्यू में ट्राई करी थी। मैंने वहाँ पे उन्हें बताया कि ऐसे मैं डेमो करवा सकता हूँ एंड उन्हें मैंने डेमो करवाया एंड वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड थे एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने इसमें क्या काम किया है। तो उन्होंने जब बताया कि मैंने ये सोलो बनाया था एंड 18 आवर्स के अंदर मैंने ये एज अ प्रोजेक्ट बना के सबमिट किया था, तो मुझे उन्होंने इसी बात पे ऑफर दे दिया था। तो मुझे ये चीज़ पता थी कि ये चीज़ ज़रूर वर्क करेगी इस इंटरव्यू में भी, तो यहाँ पे भी मैंने ये चीज़ ट्राई करी एंड ये चीज़ यहाँ पे वर्क करी। तो यहाँ पे मैंने उन्हें दिखाया मेरा प्रोजेक्ट, वो लोग काफ़ी इंप्रेस हुए कि मेरा प्रोजेक्ट ऐसे चल रहा है एंड साथ ही साथ ना मैंने उन्हें थोड़ी वर्किंग भी बता दी ताकि उन्हें पता लग जाए कि मुझे सारा टेक स्टैक क्या क्या पता है। मुझे क्लाउड आता है, मुझे एमएल आती है, मुझे बैकएंड वगैरह ये सीक्वल वगैरह ये सब कुछ आता है। तो बेसिकली मैंने उन्हें इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये दिखा दिया कि मुझे ये सब टेक्नोलॉजीज़ आती हैं एंड ये प्रोजेक्ट मैंने अकेले ने बनाया था। तो ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। इससे जो इंटरव्यू है ना वो आपके रेज्यूमे में जाके अपने आप ही कुछ रैंडम टॉपिक नहीं उठाएगा, इंस्टेड जो आप उसे बता रहे हो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इससे आपके पास स्ट्रॉन्ग हैंड रहता है कि आपके जो नॉलेज मेन जिस चीज़ में है ना उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके बाद उन्होंने मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा। तो अब मेरे पास ना उस टाइम 2 एक्सपीरियंसेस थे कि एक कंपनी में मैंने इंटर्नशिप करी थी, एक बूट कैंप टाइप। तो वहाँ पर मैंने मशीन लर्निंग में काम किया था एंड साथ में जो मैंने आपको चैटबॉट बताया ये बनाया था, ठीक है। और उसके बाद जो मेरी सेकंड एक्सपीरियंस था ना वो था कि उस टाइम पे ना गूगल का एक प्रोग्राम चल रहा था एक्सप्लोर एमएल। उसमें मैं अपने कॉलेज की तरफ से ना फैसिलिटेटर सिलेक्ट हुआ था। तो उसमें क्या था कि मैं दूसरे कॉलेजेस में जाके वहाँ पे सेमिनार्स दे रहा था कॉलेजेस में एमएल के ऊपर एंड वहाँ पे जो स्टूडेंट सेमिनार अटेंड कर रहे थे उन्हें गूगल की सर्टिफिकेशन मिल रही थी एमएल की। तो ये चीज़ जैसे मैंने उन्हें बताई गूगल के बारे में तो गूगल का नाम सुनते ही इम्प्रेस हो गए। तो यहाँ पे उन्होंने मेरा रेज्यूमे बंद किया एंड यहाँ पे उन्होंने अब मेरे से पूछे जो टिपिकल सर्विस बेस्ड कंपनीज क्वेश्चंस पूछती हैं वो हैं सिंटेक्स के रिलेटेड। तो मेरे जो पैनल में थे टेक्निकल वाले वो पाइथन से रिलेटेड थे, तो उन्होंने मेरे से पाइथन के बेसिक क्वेश्चंस पूछे, डिक्शनरी का सिंटेक्स या ब्ला 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 ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस। तो ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चंस होने वाले हैं। बट यहाँ पे जो कैच है ना वो ये है कि यहाँ पे आपका लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज टीसीएस में ना जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जो पैनलिस्ट है टेक्निकल वाला वो ये नहीं देखेगा कि आपने जावा में काम किया है कि नहीं किया। आप अगर पाइथन में डेवलपर हो ना एंड वो बंदा इंटरव्यू जो है वो जावा का डेवलपर है तो आपसे जावा के क्वेश्चन ही पूछेगा, चाहे आप उसे लिख के दे दो भाई मैंने जावा में आज तक काम नहीं किया, मुझे जावा नहीं आती ना, फिर भी वो आपसे जावा के क्वेश्चन ही पूछेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लक प्ले करता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप जावा एंड जावास्क्रिप्ट इन दोनों के जो बड़े बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है ना ये प्रिपेयर कर जाओ। एंड अगर आपका जो डोमेन है पाइथन है फिर तो डेफिनेटली जावा एंड जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस पक्का पढ़ के जाना। बिकॉज टीसीएस में ना पाइथन वाले जो डेवलपर्स है बहुत कम है, जावास्क्रिप्ट वाले बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो इंटरव्यू पैनल होगा ना वो जावा या जावास्क्रिप्ट वाले में से कोई होगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ आपका टेक्निकल वाला जो राउंड है ये फिनिश ऑफ होगा। इसके बाद आपका राउंड आता है एचआर वाला। अब जो एचआर वाला राउंड है ना उसमें भी आपसे सेम से ही बातें पूछने वाले, अपने बारे में बताओ, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, आप रिलोकेट करने को तैयार हो या नहीं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना टीसीएस में वो आता है अगर हम आपको सपोर्ट रोल देंगे तो आप क्या उसमें काम करोगे। अब यहाँ पे आपका दिल बोलेगा भाई नहीं मुझे नहीं करना सपोर्ट रोल, बट ये चीज़ ना आपको अपनी ज़बान पर नहीं आने देनी। आपको वहाँ पे ना सीधा यस भी नहीं बोल देना, क्योंकि अगर कल को आपको डिजिटल रोल भी मिल जाता है तो भी टीसीएस आपको सपोर्ट के रोल में डाल सकती है। वहाँ पे आपको लोग ये बोलेंगे आपने तो इंटरव्यू में बोला था कि आप सपोर्ट रोल काम कर लोगे तो अब क्यों नहीं सपोर्ट में काम कर रहे।
तो यहाँ पे ना हमें डिप्लोमेटिक आंसर देना है। तो हमें बोलना है कि हाँ मैं सपोर्ट रोल करने को तैयार हूँ, बट सपोर्ट रोल के लिए ना मुझे सिस्टम समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं सिस्टम समझ पाया सारा का सारा तो मैं बड़ा खुशी खुशी सपोर्ट रोल कर लूँगा, बट अगर मुझे सारा का सारा सिस्टम ही नहीं काम आया तो मैं अच्छे से सपोर्ट में काम नहीं कर पाऊँगा। ऐसे डिप्लोमेटिक सा आंसर देना है। तो ये आपका जो दोनों इंटरव्यूज़ है ना, उनमें आपको ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मेरी जो आपको एडवाइस रहेगी ना, वो एडवाइसेस ये हैं कुछ। एक तो ना TCS को बहुत पसंद है, जैसे मशीन लर्निंग हो गया या क्लाउड हो गया कुछ। तो अब यहाँ पे आपको अगर नहीं भी आती ना, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे थ्योरेटिकल मतलब कुछ देखो, यूट्यूब पे 4-5 वीडियोस देखो 2-3 एल्गोरिदम्स के, वो सीख लो एंड वहाँ पे जाके उनके बारे में बात कर दो। TCS में ज़्यादातर लोगों को मशीन लर्निंग AI के बारे में कुछ खास आता जाता नहीं है। बेसिक जो मशीन लर्निंग क्या है, AI क्या है, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चन पूछ लेंगे एंड इसके अगर आप 3-4 वीडियोस देख लोगे तो इनके आंसर्स देने को आप हो जाओगे। एंड अगर आपने मशीन लर्निंग अपने इंटरव्यू में बोल दी ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट चीज़ होगी। सेकेंड चीज़ ये होगी कि कॉन्फिडेंट रहो। अगर आप वहाँ पे बुलशिट कर रहे हो ना, कुछ भी कॉन्फिडेंस रह के बोलो। एंड एक ये चीज़ मत करना कि कई लोग क्या करते हैं, मतलब जमा हमें कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, फिर भी हम उसके बारे में बोल रहे हैं। जिसके चीज़ के बारे में मैं आपको अगर 30-40% भी पता है ना, उसके बारे में बुलशिट करो। उससे कम पता है तो उसके बारे में मत झूठ बोलना, पकड़े जाओगे। तो बेसिक इंटरव्यू में आपको ऐसे ही करना है। अगर आप लोगों को कुछ ऐसे और डाउट्स हैं कि TCS में आप NQT से कैसे सिलेक्ट हो सकते हो, NQT कैसे क्वालिफाई करें, या कोई और कंपनी के इंटरव्यू से रिलेटेड आपको जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।